जाने माने शायर मुनीर नियाज़ी ने बहुत ही सही कहा है, रौनकें जितनी यहाँ है औरतों के दम से। हर साल 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस पर महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उपलब्धियों पर चर्चा की जाती है और उनकी कामयाबी की कहानियों को सामने लाने की कोशिश की जाती है। और इसी कड़ी में आज हम अपने शो में लगातार 1 घंटे तक 4 अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं की कामयाबी की कहानी, उसके पीछे के संघर्ष और चुनौतियों पर विस्तार से बात करेंगे। शो में सबसे पहले बात करेंगे पद्मश्री सम्मानित सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर नीरू कुमार की। मॉडर्न मेडिसिन के अलावा साइकोलॉजी और कोचिंग स्किल्स के साथ लोगों की ज़िंदगी बदलने में यकीन करने वाली दिल्ली की डॉक्टर नीरू कुमार महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम कर रही हैं। बचपन में पोलियो से संघर्ष और बाद में डॉक्टर बनकर 3 दशक तक लगातार लोगों की सेवा कर उन्होंने बतौर सोशल एक्टिविस्ट खास काम किया है। डॉक्टर नीरू कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें इस बेहद खास पेशकश वाले दिन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको ढेरों 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 शुभकामनाएं। और आप जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं और जो काम कर रही हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि आप जैसी और भी महिलाएं उत्पन्न हो और जेंडर डाइवर्सिटी की बात करें, इंक्लूजन की बात करें, इस पर न सिर्फ काम करें बल्कि सामने आकर मुखर होकर इस पर बात भी करें। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन आज हम आपके साथ इस पर बात करेंगे विस्तार से, आपसे जानेंगे आपकी कहानी के बारे में। तो सबसे पहला सवाल मुझे आपसे यही पूछना है कि हम सबको हालांकि ये चीज़ तो लगती ही है कि महिलाओं को जो स्टेटस मिलना चाहिए, जो ओहदा मिलना चाहिए, जो जगह मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। आपको ये बात सबसे पहले कब चुभी? आपको ऐसे कब लगा कि मुझे इस पर आगे बढ़ना है और मुझे इसको अपने लाइफ का गोल बनाना है? कविता, पहले तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। मुझे सबसे पहले ये कब लगा, आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जब से पैदा हुई थी तब से मुझे एक ही अनफेयरनेस की थीम जो थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। जहां भी मैं देखती थी कि कुछ अनफेयर हो रहा है, तो वहां मैं चाहे सड़क पे चलती हुई रुक गई या किसी से इस कॉन्वर्सेशन में पड़ गई, या अपनी मम्मी से मैं कई बार पूछती थी कि हमारे घर के जो डोमेस्टिक हेल्प हैं वो जमीन पे क्यों सोते हैं और हम बेड पे क्यों सोते हैं। सो ये अनफेयरनेस की चीज शायद मैं पैदा ही इसीलिए हुई थी। सो ये शुरू से थी। और जब मैं वुमन को देखती थी, कई बार होता है क्योंकि हमारी मदर्स उस एज की जो थी, उनको ऐसा लगता था कि वो बहुत सारे एरियाज में डिसएडवांटेज थी, और डेफिनेटली थी भी। तो कभी मेरी मदर कहती थी वुमन का बड़ा बुरा हाल है। बहुत गुस्सा आता था ये सुन के कि आप ऐसे क्यों बोलते हो, ये तो बड़ी नेगेटिव बात है, और मैं अपने साथ तो ये नहीं होने दूंगी, या अपने आसपास किसी के साथ ये देखूंगी तो मैं तो ये नहीं होने दूंगी। सो आई थिंक वो वहां से शुरू हो गया। और नॉट ओनली मी, आई थिंक बहुत सी ऐसी विमेन है जिन्होंने अपने घर में अपनी माओ को देखा है, और अपनी एल्डर लेडीज को देखा है घर में, जिनको वो इक्विटी और इक्वालिटी नहीं मिलता था, जहां घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती थी, इन लॉज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, और बहुत सी ऐसी बातें। मेरी मदर तो वर्किंग थी, वो अपना बिजनेस था उनका, और बहुत बहुत आई थिंक एंटरप्राइजिंग लेडी थी, क्योंकि 1960s और 70s में शी वाज ड्राइविंग, गाड़ी चलाती थी, इंटरनेशनली ट्रैवल करती थी। बट फिर भी उनको वो वुमन होने का एहसास होता था कि वुमन होना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सो वो जागृत तो तभी से होता है कि अगर डिसएडवांटेज, पहली बात तो है नहीं, अगर है तो उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, और मतलब कुछ रियली स्ट्रांग करना पड़ेगा। सो आई थिंक वो तो मेरे लिए एज 5-6 साल की उम्र में शुरू हो गया था। बहुत खूब। लेकिन आपने इतना लंबा अरसा काम किया है, इतना समय गुजारा है, आप बहुत बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े-बड़े लीडर्स के साथ काम करती हैं। नीरू, सिचुएशन कितनी सुधरी है और कितनी सुधर सकती है? सिचुएशन कितनी सुधरी है, कुछ हद तक सुधरी है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। और कहाँ सुधरी है? अर्बन एरियाज में सुधरी है, शहरों में सुधरी है, छोटी शहरों में, विलेजेस में, गांवों में, बड़ी सारी जो इंडिया, इतना रूरल इंडिया है, वहां पे क्या सुधरी है? बहुत ही कम।
और क्या अर्बन एरियाज में पूरी तरह सुधर गई है? नहीं, नहीं, अभी टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। पर दुख की बात यह है कि बहुत से लोग अब ये कहने लगे हैं कि सिचुएशन सुधर चुकी है और अब ठीक हो चुकी है। मैं बहुत से लीडरशिप सेशंस करती हूँ बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में, और मतलब रोज ही एक सेशन कर रही होती हूँ मैं, जेंडर इंटेलिजेंस के ऊपर, इंक्लूजन के ऊपर। और सडनली मैं ये देख रही हूँ कि इस बात पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आने लग गई हैं कि अब तो सब कुछ हो चुका है, अब तो वुमन को इक्वल दर्जा मिल चुका है, अब तो इतनी रिजर्वेशन है हर जगह, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कब खत्म होगा? दे आस्क मी, ये कब खत्म होगा? अगर आपने कोई रिजर्वेशन रखी हुई है, कोटास रखे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में वुमन के लिए, टारगेट्स रखे हुए हैं, लेट्स से टारगेट्स रखे हुए हैं, तो वो कब खत्म होगा? जब हम इक्विटी की बात करते हैं कि वुमन के लिए पिछला जितना भी डिसएडवांटेज रहा है, और हमें पता है हमारी कंट्री में पिछला बहुत डिसएडवांटेज रहा है सोशली, वी ऑल नो कि ऐसी चीज डाउरी जैसी चीजें, अबॉर्शन, फीमेल अबॉर्शन, जब पता चलता है कि बेबी गर्ल है तो उसकी अबॉर्शन, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो हुई हैं, उसमें हमें ये दिखता है कि अभी बहुत सारा पिछला बैकलॉग कवर करना है। मैं अक्सर एक एग्जांपल कोट करती हूँ कि एक लेडी है प्रकाश कौर जी, जिनको मेरे साथ पद्मश्री मिला था। उनका जलंधर में एक ऑर्फनेज है, बहुत ही ब्यूटीफुल काम कर रही है वो। उनसे मैंने पूछा कि आप सिर्फ बेबी गर्ल्स को क्यों रखते हो? और उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, क्योंकि इंडिया में कूड़े के डब्बे में कोई लड़के को नहीं फेंकता। और उनकी आप कहानियां सुनोगे तो इतनी ज्यादा इंटेंस कहानियां हैं कि कैसे कुत्ते के मुंह से उन्होंने बेबी को सैल्वेज किया, बेबी गर्ल को, और कितनी ऐसी लड़कियां फेंकी जाती हैं। जब ये सिचुएशन है हमारी कंट्री की अभी तक, तो फिर हमें कितना काम करना है। और हम कहाँ, अगर लीडर्स ये कहने लग जाएंगे कि अब तो सब कुछ हो गया, इक्विटी की जरूरत नहीं है, तो फिर तो आगे कुछ भी नहीं बढ़ सकता ना, जो चेंज आया है वो भी खत्म हो जाएगा। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बात करने की, डिजिटल लिटरेसी जो है, इंटरनेट कि अगर इंटरनेट फैसिलिटी या इवन एक मोबाइल फोन, एक हैंडसेट, कितने मेल के पास है और कितनी फीमेल के पास है, उस नंबर में बहुत अंतर है। अगर फीमेल के पास फोन नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस भी होती है उनके साथ, जो 30% है आज की डेट में, अगर डोमेस्टिक वायलेंस भी होती है, तो वो वुमन हेल्पलाइन को कैसे अप्रोच करेंगी, एसओएस कैसे अप्रोच करेंगी? क्योंकि आज भी ये सोशल चीज है कि वुमन को फोन नहीं दिया जाता, या उसको प्रीपेड नॉट पोस्टपेड अकाउंट दिया जाता है। सो इतने सारे जब गैप्स हैं, तो अभी तो हमें बहुत काम करना है। और अगर कोई भी ये कहने लग जाता है कि आज ये खत्म हो चुका है, तो ये बहुत दुख की बात है। तो अब मुझे ये बताएं कि आपका जो काम करने का तरीका है, जो बदलाव आप लाने की कोशिश कर रही हैं, उसमें आपकी अप्रोच क्या है नीरू? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इस बात को एक्नॉलेज करें कि हाँ, महिलाओं को आगे लाना चाहिए, हाँ, महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उनके कामों में ये चीज़ नहीं झलकती है। आप क्योंकि ये काम कर रही हैं, जुड़ी हुई हैं, तो आपका मेथड ऑफ वर्किंग क्या है? आप ये बात को कैसे लोगों को समझाती हैं जो उन्हें बुनियादी तौर पर समझनी चाहिए? यस, यस, ओके। सो एक तो हुई इंक्लूजन, और भी कैटेगरीज के लिए, सिर्फ सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, और भी कैटेगरीज के लिए। मान लो उसको आप कास्ट कह लो, या डिसेबिलिटी कह लो, या एलजीबीटीक्यू ग्रुप कह लो, इन सारी कैटेगरीज को मार्जिनलाइज्ड कहा गया है और अभी तक डिस्क्रिमिनेट हुए हैं। ये उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जो मेजॉरिटी और प्रिविलेज्ड ग्रुप को मिली है। सो जब हम कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, तो हम लोगों को ये एहसास, मैं लोगों को ये एहसास दिलाती हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट हुए होंगे, और उस टाइम क्या फीलिंग थी। सो जब लोग अपने आप से रिलेट करते हैं, जब उनके अंदर से कुछ हिलता है, तो थोड़ा कुछ दरवाजा खुलता है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट ग्रुप्स का क्या क्या एक्सपीरियंस है। सो शुरुआत वहां से करनी पड़ती है। मैं बहुत सी एनएलपी भी यूज करती हूँ, हिप्नोथेरेपी भी यूज करती हूँ। एनएलपी डीप जाती है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि जो अनकॉन्शियस बायस है उसको हम बदल दें अनकॉन्शियस इंक्लूजन में। उसके बाद हम बातचीत करते हैं जेंडर इंटेलिजेंस में, कि मेन और विमेन में क्या अंतर है, बायोलॉजिकली क्या अंतर है, ब्रेन साइंस में क्या अंतर है,
और वो मैं एक बड़ी फन और मजाक की तरीके में करती हूँ, घर के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से करती हूँ। एक बड़ी मजेदार बात ये होती है कि जब पूछा जाता है मेन और वुमन को कि आपके क्या-क्या चैलेंजेस हैं, तो वुमन बहुत सारी वर्क प्लेस चैलेंजेस लाती हैं और मेन घर की चैलेंजेस लाते हैं, क्योंकि घर में 50-50% रेशियो है और आज की घर की वुमन बहुत स्ट्रांग हो गई है। तो कोई बात नहीं, अगर वो जेंडर डिफरेंस और जेंडर इंटेलिजेंस घर की तरफ से भी अंडरस्टैंड कर लें, इट्स इनफ। और जब मैं ये ब्रेन साइंस उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, तो कई बारी तो मुझे 7-8 साल बाद लोग आके कहते हैं आपने 7-8 साल पहले एक सेशन लिया था और वो इतना चेंज कर दिया उसने मेरी लाइफ को, आज तक वो मेरे साथ है। दैट्स वेरी फुलफिलिंग फॉर मी। सो स्टार्टिंग विद इंक्लूजन, गोइंग टू जेंडर इंटेलिजेंस एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं एलाइशिप की। एलाइशिप क्या होता है? एलाइशिप होता है कि जब पर्सन ऑफ प्रिविलेज एंड पावर लाइक अ लीडर, जिसके पास वो पोजीशन है, जिसके पास वो पावर है, जो लीडर है, वो एक अंडर रिप्रेजेंटेड पर्सन, चाहे वो विमेन हो या कोई और हो, उसके लिए सपोर्ट में खड़ा हो, उसको एलाई कहते हैं। और इस एलाइशिप की आज इतनी जरूरत है। इस एलाइशिप के द्वारा ही हम बाकी लोगों को वो इक्विटी दे पाएंगे जो हम आज चाह रहे हैं। सो दैट इज द फ्लो, इंक्लूजन टू जेंडर इंटेलिजेंस से लेके एलाइशिप तक। बिल्कुल। नीरू, आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है, इसीलिए चर्चा को मैं ख़त्म करूंगी, लेकिन इस सवाल के साथ करूंगी क्योंकि आज की नीरू में और 10-12 साल की नीरू में समझ अगर हम देखें दुनिया को लेकर, खुद को लेकर बहुत इवॉल्व्ड है ऑब्वियसली। आज की नीरू 10 साल की नीरू को अगर जीने की कोई सीख देना चाहेगी तो वो क्या होगी? कविता, मेरे को एक डिसेबिलिटी है, मुझे 3 साल की उम्र में पोलियो हुआ। इंडिया जैसी कंट्री में एक लड़की को पोलियो के साथ बड़ा होना बहुत मुश्किल था। बहुत छोटी उम्र से मुझे ये सुनने को मिलता था, लड़की है, ऊपर से हैंडीकैप है, शादी कैसे होगी? सड़क पे जाती थी तो लोग करते थे, अरे ये भगवान ने क्या कर दिया, इतनी सुंदर लड़की है। उन सब चीजों को लेके एक गिल्ट, एक शेम होता था, जिसको मैं कवर करने की कोशिश करती थी या फिट इन करने की कोशिश करती थी, अपनी नीड्स को छुपाने की कोशिश करती थी, जरूरत से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश करती थी। तो आज की नीरू उस नीरू को, 10 साल की नीरू को ये कहेगी कि अपनी जगह ओन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई डिफरेंस नेचर ने, डेस्टिनी ने दिया है, तो इट इज नॉट समथिंग जिसको एक शर्मिंदगी से या गिल्ट से लिया जाए। मैं ये कहूंगी कि अगर आप में कोई कमी नहीं है, अगर आपकी इंटेलिजेंस शार्प है, अगर आपका हार्ड वर्क शार्प है, तो वो छुप ही नहीं सकता ना। आप इक्विटी ले भी लोगे तो वो तो फिर भी शाइन थ्रू करेगा। हाँ, ये जरूरत नहीं है आपको कि बिल्कुल अपहिल जाके इतना एफर्ट करके इक्विटी को डिनाई करके सारी लाइफ एक स्ट्रगल में ही बिताते रहो, वो जरूरत नहीं है। जहां आपको एक हेल्प मिल रहा है वो ले लेना चाहिए। बिल्कुल। नीरू, बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा को हमें समाप्त करना होगा क्योंकि समय ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है और इससे भी ज़्यादा मुझे पूरा यकीन है कि आपसे हम प्रेरणा ले सकेंगे और न सिर्फ इसको हम बातों में रखें बल्कि इसको अमल में भी लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू कविता। तो आपने देखा कि डॉक्टर नीरू कुमार की जद्दोजहद की कहानी क्या थी, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज सुमा शिरूर की, जिन्होंने निशानेबाजी में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत की इस विख्यात निशानेबाज को पिछले साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल कोचिंग के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया। आपको बता दूं कि सुमा शिरूर को ये उपलब्धि यूं ही नहीं मिली है। उन्होंने कई साल तक शूटिंग में पसीना बहाया और कई ओलंपियन और पैरालंपियन तैयार किए हैं। उनके द्वारा प्रशिक्षित कई शूटर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक बिखेर कर देश के लिए पदक और सम्मान हासिल कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं सुमा शिरूर की ये कहानी।
सुमा शिरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। और शुभकामना के साथ जो मेरा पहला सवाल आपके लिए होगा वो ये है कि आपके लिए क्या मायने होंगे सुमा विमेन एम्पावरमेंट के, महिला सशक्तिकरण के? थैंक यू इस शो में बुलाने के लिए। और मैं कहूँगी कि महिलाओं की जो जर्नी है वो उतना आसान भी नहीं है, लेकिन इट्स नामुमकिन भी नहीं है। जो हम स्पोर्ट में आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाओं ने सिर्फ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, लेकिन बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम भी कमाया है। तो आई वुड से कि ऑफ कोर्स मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक सेल्फ बिलीफ की। अगर महिलाएं अपने आप को नंबर 2 अगर समझेंगी तो वो शायद कभी नंबर 1 नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अगर हम सोच सकते हैं कि हम वी कैन बी नंबर 1, तो आई एम श्योर, जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चैंपियंस बन रहे हैं, महिलाएं चैंपियंस बन रही है, तो ये एक मेंटल एटीट्यूड से। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये पूरा जो परिवर्तन आया ओवर द इयर्स, ये बहुत ही पॉजिटिव रहा है महिलाओं के लिए। और अभी हम भी यही सोचते हैं कि हम किसी से कम नहीं है। सो ये एक जो परिवर्तन आया है सोच में, यही है जो महिलाओं को आगे ले जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन सुमा, आपकी जर्नी की शुरुआत से अब मुझे शुरुआत करनी है, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप गई, इतनी बड़ी नामचीन शूटर आप बनी। आपने न सिर्फ भारत में नाम रोशन किया, बल्कि भारत को इस शूटिंग के क्षेत्र में, इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में दुनिया में आपने पहचान दिलाई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सफ़र सुमा आसान नहीं रहा होगा, इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होगी और थोड़ी बहुत लड़ाई भी होगी, जो शायद आपको समाज से और समाज की सोच के साथ लड़नी पड़ी होगी। उस लड़ाई के बारे में मुझे बताइए। डेफिनेटली मेरी शूटिंग की शुरुआत लगभग 25 साल पहले मैंने की थी, और हमारे टाइम पे उतना लोगों को स्पोर्ट्स में शूटिंग क्या है ये भी नहीं पता था। शूटिंग एक स्पोर्ट है, ओलंपिक स्पोर्ट है, ये भी नहीं पता था। तो मुझे याद है जब मैंने शुरुआत की थी तो पूरे महाराष्ट्र स्टेट चैम्पियनशिप में 6-7 महिलाएं होती थी। तो जब भी मैं ट्रेनिंग के लिए जाती थी तो मुझे सब पूछते थे आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं एक ओलंपिक स्पोर्ट शूटिंग को मैं की प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। तो सब यही पूछते थे कि आपको क्या पुलिस ज्वाइन करनी है, आर्मी ज्वाइन करनी है। तो शूटिंग एक ओलंपिक स्पोर्ट है ये लोगों को पता नहीं था। तो लोगों को समझाने से शुरुआत होती थी। एंड मैं कहूँगी कि मेरी फैमिली बहुत ही एकेडमिक्स में है, तो मैं अकेली हूँ जो स्पोर्ट्स मैंने करना चाहती थी। तो जब मैंने शुरुआत की तो ऑफ कोर्स मैं ग्रेजुएशन मैंने केमिस्ट्री में की है। तो जब तक ग्रेजुएशन चल रहा था तब तक पूरा सपोर्ट होता था। लेकिन मेन चैलेंज मुझे था जब ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद, जब मैंने ये कहा था कि मुझे शूटिंग एज अ करियर मुझे परस्यू करना है, एज अ स्पोर्ट मुझे अपना करियर बनाना है। तब थोड़ा सा घर पे भी ऑफ कोर्स वो भी थोड़ा सा घबरा रहे थे, क्योंकि ये अननोन टेरिटरी था, किसी को पता नहीं था कि इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं। तो तब की मुझे याद है कि मुझे राइफल की ज़रूरत, राइफल एक ख़रीदना था। तो ऑफ कोर्स मेरे फैमिली का फुल सपोर्ट था। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा यही कहा कि तुम्हें ये अगर पसंद है तो आप करो। लेकिन जब राइफल खरीदने की बात थी तो थोड़ी सी हिचकिचाहट थी। लेकिन मैंने भी उनको यही बोला था कि आगे अगर मेरी शादी होती है तो आप डेफिनेटली मेरे लिए ज्वेलरी खरीद के दोगे, मेरी शादी करेंगे, आप वो सब मत करना, मेरे को राइफल खरीद के देना, बाकी सब मैं कर लूंगी। तो ऐसे में इतने जिद पे अड़ गई थी कि मुझे ये ये चाहिए और मुझे ये करना है। तो ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स ने मुझे दे रिलेंटेड और मुझे सपोर्ट किया और इवेंचुअली सभी कुछ मिला मुझे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझ में वो विश्वास दिखाई कि आप ये करो और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो
एंड उसके बाद में जैसे से मैं आगे बढ़ती गई और हमारे टाइम पे मैंने शुरुआत भी काफ़ी लेट की थी। मैंने 18 साल के बाद ही शुरुआत की, तो मेरी पूरी शूटिंग की जर्नी शादी के साथ, बच्चे होने के साथ ऐसे हमने की है। तो मैंने ये देखा कि इवन शादी के बाद मतलब मैं बहुत ही कन्विंस थी कि मुझे यही करना है। मैं बहुत हार्ड वर्क करती थी, बहुत एफर्ट डाला, तो मेरे फैमिली ने पूरी तरह मुझे सपोर्ट की। आपकी जर्नी आसान नहीं रही है और बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं जो बोलती हैं कि हमें गहनों से पहले आप राइफल खरीद के दीजिए। तो मेरे ख्याल से इसी सोच से पता चल जाता है कि आप बाकियों से कितनी हटके हैं, और इसी तरह के जो हटके लोग होते हैं ना, वो बदलाव लाने की क्षमता भी रखते हैं समाज में। लेकिन अब मुझे बताइए, इतना लंबा सफ़र आपका रहा है सुमा, ऐसे कौन से बदलाव हैं जो अभी भी आने चाहिए मानसिकता को लेकर? शायद वो बदलाव एक सोच में होगा, शायद वो बदलाव इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। क्या कुछ वो चेंजेस हैं जो आप लाने की कोशिश कर रही हैं और जो आपके मुताबिक आ जाने चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कई साल स्ट्रगल किया है अपने गेम के लिए। नॉलेज जो मुझे नॉलेज पाने के लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया है, इक्विपमेंट पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द इयर्स बहुत सारी बदलाव आई है, और अभी ये जो नॉलेज है ये हम कोचिंग में आ गए हैं। आई एम अ कोच नाउ, तो जो भी मैंने नॉलेज लिया मैं सभी को देने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत सारी शूटिंग रेंजेस बनी हैं, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक ग्रास रूट लेवल में स्कूल्स, कॉलेजेस, यहाँ हर एक लेवल पे स्पोर्ट एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए हर एक के करिकुलम के, और या हर एक की ज़िंदगी में। तो ये स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो है वो ऑफ कोर्स पहले को कंपेयर करेंगे तो हम बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक हर बच्चे को किसी ना किसी एक स्पोर्ट में अपने आप को जुड़े रखना चाहिए। हर एक लड़की को, हर एक महिला को एक स्पोर्ट परस्यू करने का मौका मिलना चाहिए। और ये जो एक फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ये मुझे अभी भी लगता है कि यस ऑफ कोर्स सभी को ये फ्रीडम ऑफ चॉइस का जो अपॉर्चुनिटी शायद सभी को नहीं मिलता। तो मुझे यही लगता है कि अभी भी ये जो चीज़ है हर एक महिला को ये उपलब्ध होना चाहिए, दैट हर एक लड़की को ये उपलब्ध होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ करना चाहती है तो उसे वो पुश ज़रूर मिलना चाहिए। तो क्या पता कि हमारे पास सिर्फ और भी ओलंपियंस हम एज अ कंट्री हम प्रोड्यूस कर सकेंगे अगर हमने हर एक को ऐसे सपोर्ट दिया तो। चलिए, यहाँ पर अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि 10 साल की सुमा अगर आज की सुमा को देखती है तो वो कैसा महसूस करेगी? Well, that's a tough question. तो I think I'll be proud. I think I'll be proud of what I see, and I think मैं उसी पाथ पे चलना चाहूँगी जिस पाथ पे मैं चली हूँ। एंड मैं ये गर्व से कहूँगी कि शायद मैंने मुझे वो करना है जो आज की सुमा कर रही है। सो I think I'll be happy and I would want to be मतलब मुझे वो मैं इस सुमा को एक रोल मॉडल के हैसियत से फिट समझूंगी, ऐसे मुझे लगता है। वाओ, दैट्स नाइस। और आज की सुमा, 10 साल की सुमा को क्या नसीहत, क्या एडवाइस देना चाहेगी ज़िंदगी को जीने के लिए? डेफिनेटली वो तो मैं यही कहूँगी कि आप डरो मत, एंड आप सपने देखने से डरो मत, और आप सोचने से डरो मत कि आप ये कर सकती है या नहीं है। आप बस अपने ऊपर विश्वास रखो, भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो। आप जो सोच रहे हो वो सही है। तो मैं 10 साल की सुमा को डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस देना चाहती हूँ कि
आप अलग हो, आप बहुत शांत हो, यू आर वेरी क्वाइट, आप बहुत स्लो हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ज़िंदगी में नहीं कर सकते हो। आप डिफरेंट हो, आप हटके हो, आपको अपने हिसाब से हटके प्रोफेशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड टेल द यंग सुमा इफ शी वाज। बहुत शानदार, बहुत शानदार। लेकिन जैसा कि हम हमेशा से कहते आए हैं और समझते भी आए हैं कि जो बदलाव होता है ना सुमा, वो घर से शुरू होता है। आपने अपना सफ़र तय किया, अब आपके आसपास की जो महिलाएं हैं उन्हें आप कैसे सशक्त बना रही हैं, कैसे उन्हें और उनके सपने जीने की हिम्मत दे रही हैं, कुछ इस बारे में हमको बताएं। एक महिला कोच होने के नाते मुझे बहुत खुशी होती है जब अनेक महिलाएं अपने बच्चियों को मेरे पास भेजते हैं, बिकॉज उन्हें एक कॉन्फिडेंस होता है, करेज होता है मुझे देख के कि नहीं हमारी बच्चियां सेफ हैं यहाँ पर, और उनको ऐसा लगता है कि मैं उनमें वो हिम्मत उनको वो हिम्मत दे सकती हूँ जो मेरे अंदर है। और तो जब ये अनेक महिलाएं शूटर्स मेरे पास आती है सीखने के लिए, तो मेरा एक ही होता है कि इनमें वो हिम्मत में डालूं कि आप कर सकते हो। और जब मैं देखती हूँ, मैं हमेशा इन बच्चों को यही कहती हूँ, खासकर लड़कियों को, कि आप ये मत समझना कि आप सेकंड हो, क्योंकि दिस इज व्हाट वी सी। हम अपने घर पे भी देखते हैं कि मम्मी हमेशा पापा को पूछती है जब डिसीजन मेकिंग का की कोई भी बात होती है, तो जनरली इट्स पैटर्नल सोसाइटी, तो जनरली द वुमन इज ऑलवेज सपोर्टिंग द हस्बैंड। तो मैं यही चाहती हूँ कि उनको ये बोलूँ कि आप सेकंड नहीं हो, आप खुद आप सक्षम हो और आप नंबर 1 होने का सपना आप देख सकते हो। तो द मोमेंट जब भी मैं ये कहती हूँ, मैं एक चेंज देखती हूँ उन लड़कियों में, उनमें एक डिफरेंट तरीके का एक कॉन्फिडेंस आता है कि ओ या मतलब मैं नंबर 1 हो सकती हूँ। तो ये जो एक मैं डिफरेंस देखती हूँ जब उनकी चाल बदल जाती है, व्हेन दे स्टार्ट वॉकिंग थोड़ा सा और सीधा और ऊंचा जब वो चलने लगती है, ये बदलाव मुझे हर एक महिला में देखना है, हर एक लड़की में देखना है कि वो कॉन्फिडेंटली चल सके और अपने में विश्वास रखें कि वो नंबर 1 हो सकती है किसी भी फील्ड में। मैं अभी शूटिंग स्पॉट में हूँ तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में कह सकती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर एक अपने घर में अपनी लड़कियों को हमेशा किसी भी चीज़ के लिए हमें रोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए और उनको अपने ड्रीम्स और एम्बिशंस को परस्यू करने के लिए हमें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई एस्पायर टू सी। चलिए, आखिरी सवाल सुमा आपसे पूछना चाहूँगी और वो होगा आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर महिला के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को लेके आपके क्या विचार हैं और आपकी अब तक की सिचुएशन किस तरह से होगी इस मुद्दे पर? आई थिंक ये आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल किया है और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ वन ऑफ द बेसिक्स। और मैं थ्रू आउट मेरे करियर में मुझे हमेशा लगता था कि मुझे किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मुझे शुरू से ही था कि मैं कब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म होता है, कब मैं एक नौकरी पे लग जाऊँ और कब मैं एक फाइनेंशियली मैं खुद को इंडिपेंडेंट फील करूँ, सो दैट मुझे जो करना है मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो आई थिंक ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एक महिला के ज़िंदगी का कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे। मुझे ये पता है कि कई बार महिलाओं को एक सैक्रिफाइस करना पड़ता है फॉर मेनी रीजंस, फैमिली रीजंस, बच्चों के कारण, या देयर आर सो मेनी रीजंस। बट आई थिंक कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है एक महिला को अपना जो खुद के जो ड्रीम्स और एम्बिशंस परस्यू करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई इश्यूज होते हैं, फैमिली इश्यूज जो भी है, वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है। आपको आपकी नौकरी छोड़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को
ऐसे सिखाओ, ऐसे पढ़ाओ कि कल को जाके वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और खुद के डिसीजंस वो खुद लेने के लिए सक्षम हो सके। सो फॉर मी दैट्स द बेस। उसके बारे में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए एक महिला को। बिल्कुल सही। और चलिए इसी नोट के साथ इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा, आपने समय निकाला इस बेहद ख़ास दिन पर और इस बेहद ख़ास मुद्दे पर। धन्यवाद। अब यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगा महिलाओं की तरक्की की कहानी का ये सफ़र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास शो में देश की कामयाब बेटी। और अब हम बात करते हैं एक ऐसी सशक्त महिला की जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया। स्वाति कुलकर्णी यूटीआई एएमसी में इक्विटी के कार्यकारी उपाध्यक्ष और फंड मैनेजर रह चुकी हैं। ये उनके पास 27 सालों का पेशेवर अनुभव है, जिसमें से 26 साल यूटीआई के साथ का शानदार अनुभव रहा। स्वाति को 2010 में आउटलुक द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ फंड मैनेजर्स में शीर्ष 3 में से एक के तौर पर मान्यता दी गई। स्वाति मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। और महिला दिवस की सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन फिर भी महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, अगर मुझे समझना हो इसके क्या मायने हैं आपके लिए, तो वो क्या होगा? धन्यवाद कविता, पहले मुझे आपके शो पे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट मेरे लिए ये है कि डिसीजन मेकिंग में विमेन का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, और वो जो डिसीजन है उसमें उनको एक स्वतंत्र ओपिनियन होना भी बहुत जरूरी है। उनकी एक अपनी राय होनी चाहिए, और जो भी डिसीजन है उसका जो आउटकम रहेगा उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओनरशिप जो है वे विमेन ने अपने ना चाहिए। तो ये जो एम्पावरमेंट है वो किसी ने देनी नहीं चाहिए। एक्चुअली इट इज द विमेन शुड फील एंड दे शुड स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन द डिसीजंस दैट द फैमिली टेक्स, दैट वर्क सिचुएशन में जो भी डिसीजंस लेने हैं हमें उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी है। मैम, आप पूरी आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है फाइनेंशियल सेक्टर में बीती है, जब आपने शुरुआत की थी तो क्या आपकी शुरुआत वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू? क्या आप हमेशा से ये करना चाहती थी? कुछ बताइए अपनी जर्नी के बारे में, स्पेशली जब आपने शुरुआत की तब ये कितना खास था आपके लिए? नहीं, मुझे खाली एक पता था, मेरी माँ के बदौलत उन्होंने बोला था कि अपना एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। तो हर एक इंडियन फैमिली के हिसाब से जो एजुकेशन पे फोकस करती है फैमिली, वैसे ही हमारे घर में भी सिचुएशन था। लेकिन आगे चल के क्या करना है, करियर है या नहीं है, वो कुछ सोचा नहीं था। इनफैक्ट मैंने अपनी साइंस की एडमिशन जो ली थी वो मैंने चेंज करके कॉमर्स में कर दी, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और हुआ यूं क्यों कि जैसे मैं सेकेंड ईयर में आ गई, तभी हमारे कैप्टन ने जब बताया कि कितने साल हम स्पोर्ट्स करेंगे, वी हैव टू थिंक अबाउट करियर। और वो पॉइंट से मैं कहती हूँ कि वो एक टर्निंग पॉइंट रहा, और मैंने अकाउंटेंसी के बजाय फाइनेंस में जाना पसंद किया, जहाँ पे मेरा इंक्लिनेशन था, लाइकिंग था। एंड दैट इज हाउ आई चोज टू टेक ऑन द मास्टर्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड ऑफ कोर्स later I did my CFA also. So that's how the journey, I would say, is not so much planned, but later on when the जैसे हमको उसमें थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई कि कहाँ पे लाइकिंग है, I chose finance. तो मैम, जब आपने शुरुआत की थी तब महिलाओं की पार्टिसिपेशन फाइनेंशियल सेक्टर में और फाइनेंशियल सेक्टर की एक्सेप्टेशन टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स विमेन प्रोफेशनल्स, इसमें कितना बदलाव आपने देखा है इतने सालों में? आपको लगता है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और इवन सेक्टर का एक्सेप्टेंस और उनकी काबिलियत में विश्वास करने को लेके जो भरोसा है वो बढ़ा है? क्या उस लिहाज से हमने तस्वीर को बदलती हुई देखा है? देखो, एक्चुअली जब भी मैंने करियर स्टार्ट किया था तभी बैंक्स, आईटी ये क्षेत्र में तो विमेन ज्यादा थी ही। फाइनेंस में मैंने देखा कि मेरे जो खुद के कलीग्स थे उनको कई कारण के वजह से उनको
ब्रेक लेना पड़ा अपने फैमिली का सपोर्ट ना होने के कारण, या किसी की दे माइग्रेटेड टुवर्ड्स वेयर द हस्बैंड वाज लिविंग, सो दे हैड टू टेक दोज कॉम्प्रोमाइजेस, एंड देयरफॉर मैंने देखा कि ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट में नहीं टिक पाए। और इन्वेस्टमेंट ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको एक डायनामिकली यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू रीड अ लॉट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कंपनीज। तो एक जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस है यहाँ पे, और इसीलिए मैंने देखा कि अगर विमेन दे डू नॉट हैव सपोर्ट, वो थोड़े से ड्रॉप आउट हो गए। लेकिन आज का पिक्चर बहुत अलग है। वी हैव लॉट मेनी एनालिस्ट के रोल में हम यंग विमेन को देखते हैं। फीमेल फंड मैनेजर्स का जो एक नंबर है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज की सिचुएशन काफी अच्छी हो रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वीमेन इन द इन्वेस्टमेंट फेज, इन्वेस्टमेंट प्लेस रादर। एंड अनदर थिंग कि कोविड की वजह से जो हमको फ्लेक्सिबल वर्किंग का एक एक्सेप्टेंस आ गया है, कंपनीज आर विलिंग टू गिव flexible work hours to the all the employees working from home है। जैसे टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है उसका जो फायदा हो रहा है, उससे ये बात बहुत पूरक होती है कि हम आगे चल के देखेंगे कि लॉट मेनी women would achieve much higher roles in the organization। So जो एक ट्रेंड है जहाँ पे जूनियर लेवल पे यू सी लॉट ऑफ विमेन, बट जैसे हम ऊपर के लेवल पे करियर में जाते हैं तो विमेन हैव टू ड्रॉप फॉर सम रीजन, वो चेंज होते नजर आएगा। और मेरा एक मानना बहुत है कविता कि विमेन इज देयर इन दैट पर्टिकुलर रोल बिकॉज ऑफ her abilities, capabilities, and they are equally strong. They have shown that they can achieve those milestones. Perhaps they can achieve better than their counterparts, and therefore it is very pertinent for organizations to recognize women and respect them and have the same treatment as their other counterparts. बिल्कुल, आपने जो बातें कही हैं ये मेरे ख्याल से ग्लोबल लेवल पर इनकी चर्चा हो रही है। चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगी और आज की स्वाति, यंगर स्वाति को 10 साल, 12 साल, 15 साल की स्वाति को ही ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कहेंगी ये मत करना बड़े होके? देखो, एक्चुअली जब मैं छोटी थी तभी घर में सब में बड़ी थी। जैसे मेरे कजिन्स और मेरे खुद के भाइयों के बीच में भी मैं सबसे बड़ी थी। तो हमेशा एक एक्सपेक्टेशन रहा था मेरे से कि मैं सबसे ज्यादा मैच्योर रहूंगी, रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। तो इसीलिए मुझे लगता था कि मैं 10-15 साल में आई वॉज लाइक अ 20-year-old लेडी। सो मैं तो एडवाइस करूंगी स्वाति को कि थोड़ा चिल करना लाइफ में, और इतनी ज्यादा मैच्योर होने की जरूरत नहीं है। एंजॉय योर चाइल्डहुड, दैट इज व्हाट आई वुड से। ऑफ कोर्स ये सब मैंने तुरंत समझ लिया था, 4-5 साल में मैंने अपना लाइफ में चिल करना चालू किया था। चलिए, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा हल्के में भी जिया जाए। महिलाएं अपने ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है कभी कभार ओढ़ भी लेती हैं, तो वो आपने काफ़ी ज़रूरी संदेश भेजा है। लेकिन स्वाति मैम, एक चीज़ जिसमें मैं भी विश्वास रखती हूँ कि बदलाव जो होता है ना वो हमेशा आपके घर से शुरू होता है। अब आप अपने ऐसे लाइफ के समय पर खड़ी हैं जहां पर आप बदलाव ला रही हैं और आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हैं बहुत सारी महिलाओं के लिए। अपने घर में आप किस तरह से बदलाव ला रही हैं? अपने घर की महिलाओं को कितना सशक्त बना रही हैं? किस तरह से आपके आसपास जो महिलाएं हैं वो न सिर्फ अपनी आर्थिक ज़िंदगी बल्कि अपनी ओवरऑल ज़िंदगी के निर्णय ले रही हैं और आगे बढ़ रही हैं? कुछ अगर आप बताना चाहें। देखो, actually there are lot of instances and this small interview may not cover those, but जैसे छोटे छोटे चीजों में अपने maid है या your some of your friends might have gone through difficult period. I had those experiences where they lost their dear one. So how you can tell them to kind of come back on life path in terms of the financial independence, in terms of the overall involvement in the social phase, and again
living their life. So I think these are some of the things that I would definitely, हम लोगों को ये करनी चाहिए कि जो हम और करते भी हैं हम लोग. So that is one more thing. Secondly, I would say कि हम लोग जब बोलते हैं कि women को क्या करना चाहिए, empowerment, तो हमारे घर से what we can do is, जैसे अपने बेटी को आप पढ़ा रहे हो, घर के चीजें काम करने के लिए बोल रहे हो, similarly you start doing that with your son also. पर इस घर से ही ये चालू हो जाती है कि then that son will automatically start respecting the women, and I think that is the least that you can do, that have equality in terms of raising your kids, and make them sensitive to the needs of women, the kind of responsibilities and roles and expectations about the women. And that will help in them taking equal contribution in life. Yeah. जो हम आज जो स्टेट ऑफ अपनी जो फाइनेंशियल स्टेट है, या जो एक वर्क हम लोग काम कर रहे हैं, मंथली सैलरी आ रहा है, बट वी नीड टू प्लान फॉर फ्यूचर, बिकॉज जो ह्यूमन कैपिटल हमारा जो आज ज्यादा है, या women who started earning, she is going to need a lot more money for her financial objectives and goals, and therefore it is important that they start saving early enough, and as their income grows, तो जैसे उनकी आय बढ़ती है, तो they have to contribute more and more through SIP, and make use of the corrections to invest more, and that's how you build corpus for any future, to stay prepared for future eventualities, and also having a much better lifestyle as you grow towards retirement. ऑलराइट, आप हमारे साथ हैं और बाज़ार की मौजूदा हाल पर हम बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप महिला निवेशकों को क्या कहना चाहेंगी. हालांकि बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं की भागीदारी कम से कम इक्विटी निवेश में बढ़े, बट आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि बाज़ार की चाल को लेके जो भी लोग चिंता में हैं फ़िलहाल, महिला निवेशक हो या पुरुष निवेशक हो, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कविता, मैंने मेरे 30 साल के जो फाइनेंस शेयर मार्केट से जुड़ी हुई मेरा जो प्रोफेशन है, उसमें एक सीखा है कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना, इससे हम कुछ हासिल नहीं करते हैं. यू हैव टू फाइंड आउट गुड कंपनीज एंड स्टे इन्वेस्टेड इन देम, और जो वेल्थ जनरेशन है वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहने से होती है. आपने जरूर कहा कि जो मार्केट की वोलेटिलिटी है, मार्केट वो हमेशा वोलेटाइल रहेगा. वो किसके लिए वोलेटिलिटी ज्यादा मायने रखती है? जो बहुत शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखता है. अगर आपके पास लंबा समय है, तो कंपनी की, अच्छे कंपनी की अगर ग्रोथ हो रही है प्रॉफिट्स की, 100 करोड़ से अगर कंपनी का प्रॉफिट इन 20 years इज गोइंग टू रीच लेट्स से 3000 करोड़, देन विद दैट ग्रोथ में आपको भाग लेना बहुत आवश्यक है. सो आई वुड से inflation, global slowdown, all these macro factors, definitely they will affect the short-term performances of the companies. बिल्कुल. स्वाति मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमारी इस बेहद खास चर्चा के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे प्रेरणा एक बार फिर लेकर, और तमाम तरह की नसीहतें जो आपने दी हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपनी ज़िंदगी में इनका अमल करें. और अब शो की आखिरी कड़ी में हम बात करते हैं देश की सुरक्षा से जुड़ी जांबाज महिलाओं में से एक, रिटायर्ड विंग कमांडर अनुपमा जोशी की. देहरादून की रहने वाली विंग कमांडर अनुपमा जोशी ने वायुसेना में रहते हुए महिला अधिकारियों के अधिकारों की आवाज़ बुलंद की और अपने संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाया. अनुपमा को 1992 में एयरफोर्स में इनका चयन हुआ. इसके बाद वो अपनी मेहनत और जज्बे के बल पर आगे बढ़ती रहीं. आइए जानते हैं इनकी कहानी. अनुपमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश के लिए, जहां पर हम महिला सशक्तिकरण की कहानियां महिलाओं को बता रहे हैं, देश को बता रहे हैं, और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं अगर कुछ ठान लेना तो वो पूरा कर कर ही रहती हैं. और मेरे ख्याल से आप उसका सबसे बड़ा उदाहरण है. 7 साल की जंग आपने लड़ी है परमानेंट कमीशन विमेन ऑफिसर्स को देने के लिए. ये अनुभव अपने आप में एक कहानी है, एक प्रेरणा है तमाम महिलाओं के लिए. लेकिन
अब जब आप देखती हैं पीछे तो कैसा महसूस होता है? रात को सुकून की नींद आती है? लगता है कि थोड़ा मेरा भी कंट्रीब्यूशन है समाज को आगे बढ़ाने में और बेहतर बनाने में? बिल्कुल। सुकून की नींद तो बहुत छोटा शब्द होगा। कई बार तो नींद ही नहीं आती इस खुशी से कि इतना बड़ा कदम हो गया है। जब मैं अभी 26 जनवरी को भी जब देखा कि महिलाएं जो हैं एक टैंक पे थी, लीड कर रही थी, जब औरतें फ्लाई कर रही होती हैं, जब कंटिजेंट जा रहा होता है, जो बोल नारी शक्ति का जब कंटिजेंट गया, तो जहन सी बात है कि खुशी से छाती फूलती है, वो मुझे बहुत लगता है। और अभी तो मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि किसी दिन जब जो विमेन है वो जनरल्स बनेंगी, उनकी गाड़ी में झंडा और तारे लगेंगे, तो एक वो है कि इस सब के पीछे शायद एक मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। सो ये सोच के तो जाहिर सी बात है, मैं बहुत ही अपने आप पे मुझे शायद बहुत गर्व होता है। बिल्कुल, और हम सबको आप पर बहुत ज़्यादा गर्व है। आपकी कहानी मैं जानना चाहती हूँ। बचपन से आपने क्या सपना देखा था इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का? आपकी परवरिश किस तरह के माहौल में हुई है? कहाँ से आपको इतना जज्बा मिला और कहाँ से आपको इतनी ताकत मिली, ये बताएं। देखिए कि जब हमने ज्वाइन किया था तब तो महिलाओं के लिए बात भी नहीं चल रही थी कि फौज में भर्ती होगी। पुलिस में थी, यूनिफॉर्म सर्विस थी, पर फौज की बात तो होती नहीं थी। बचपन में मैं काफी ये कमांडो कॉमिक्स पढ़ती थी और लगता था कि शायद हम भी, और या फिल्म्स देखते थे, वेस्टर्न मूवीज देखते थे, तो लगता था कि हम भी अपने देश की भी सेवा में एक बॉर्डर पे हो, लड़ाई हो, एक अलग तरह का जुनून होता था, वो काफी लोगों को होता है। पर हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम सही समय पे सही टाइम पे डिसाइड किया गया गवर्नमेंट ने कि वो महिलाओं को फौज में और सेना में भर्ती देंगे। और एयरफोर्स जो थी वो पहली विंग थी जो आर्मी नेवी के इससे पहले जो थी, एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि वो विमेन को इंडक्ट करेंगी। सो थोड़ा किस्मत भी कहा जा सकता है कि उस टाइम पे आया, थोड़ा आगे पीछे आता तो शायद हम नहीं हो पाते। बट इसमें जो है कि एक मुझे लगता है कि मेरे फादर का भी काफी हाथ है इस मेरी अपब्रिंगिंग में। उन्होंने बहुत मुझे फ्रीडम दिया, मुझे एक उड़ान दी। उन्होंने हरदम यही कहा कि जो तुम चाहो कर सकते हो। पर जब गवर्नमेंट ने जब ये खोला दरवाजे, तो आई वॉज द लकी 12 जिसको जो हम भर्ती हो पाए फौज में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इस कहानी के बारे में, ये जो आपने लड़ाई लड़ी है, इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं, क्योंकि वो समय आपके लिए कुछ आसान नहीं रहा होगा। हम सब कहीं ना कहीं समझते हैं कि किस तरह से आर्म फोर्सेस कामकाज करती है, और उसी के अंडर, उसी के तहत काम करते हुए आपने आवाज़ उठाई, आपने कड़े सवाल पूछे, बदलाव लाने की कोशिश की। इस पूरे अनुभव के बारे में हमको ज़रा बताएं, कितना कठिन था आपके लिए? क्योंकि उसका जो नतीजा निकला है वो वाकई सबके चेहरे पर मुस्कान तो लाता है, लेकिन जिस शख्स ने ये बदलाव लाने की कोशिश की है, उन्हें तो थोड़ा सा कांटों पर चलना ही पड़ा होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, आज तो मैं मुस्कुरा रही हूँ, पर वो वक्त भी था जब रात रात तक मैं नेट पे खोज रही होती थी। मैंने इतनी किताबें पढ़ी उस वक्त। मैंने जो नेटो की पॉलिसीज पढ़ी, मैंने अमेरिका की पॉलिसीज पढ़ी कि विमेन के लिए क्या है, किस तरह से सेना उनको ट्रीट करती है। देर रात तक, मेरा बेटा छोटा था, उसके बावजूद भी मैं रात रात पढ़ती रहती थी, और ये मैं सोचती थी कि कहीं से मुझे तोड़ मिले कि मैं इस चीज को रिप्रेजेंट करूं। सो पहले मैंने अपने इमीडिएट जो एयर ऑफिसर कमांडिंग होती है उनको लिखा कि क्यों महिलाओं को परमानेंट कमीशन नहीं दिया जा सकता। अगर आप मेरी प्रेयर पढ़ें उसमें, मेरी पिटीशन में, तो उसमें बहुत सिंपल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आई शुड बी गिवन परमानेंट कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ माई एफिशिएंसी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ माई जेंडर। कि मुझे मेरी एफिशिएंसी के ऊपर वो किया जाए, मेरे औरत होने के और महिला होने के बेसिस पे ये नहीं कहा जाए कि मैं फौज में रह सकती हूँ कि नहीं। दूसरी बात यह है कि जो आप 7 साल की बात कर रहे हैं, वो हर वक्त ये रहता था कि
जिस जगह मैं जाती थी वहां मेरी रेपुटेशन पहले पहुंच जाती थी कि ये आई है, बस अब इसने लड़ाई करनी है। मैंने इतने लोगों से बहस की, कितने लोग मुझे बोलते थे, मेरे सुपीरियर्स, मेरे कलीग्स, मेरे साथ में जो काम कर रहे थे, बोलते थे कि मैम कहाँ आप इस चक्कर में पड़ रहे हो, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों आप पूरे टाइम इसके इस लड़ाई में लगे रहते हो। क्योंकि हर टाइम मैं लोगों से बहस करती थी, मैं पूछती थी, बिकॉज कई बार होता है जब आप बात करते हो तो आपको आइडियाज आते हैं, लोगों की सोच से पता चलता है कि कितने लोग जो हैं आपको किस किस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपके केस बनाने के लिए भी वो बहुत महत्व होता है। तो मैंने पहले अपने एयर ऑफिसर कमांडिंग को एप्लीकेशन डाली, फिर मैंने अपने हमारा जो होता कमांड लेवल पे होता है वहां एप्लीकेशन डाली, फिर मैंने चीफ को एप्लीकेशन डाली, चीफ से भी नहीं हुआ, मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन डाली। वो सब नहीं होने के बाद मैंने जो है रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में जाके किया। और आपको ये बात याद दिला दूं कि ये सब मैंने तब किया कि जब मैं फौज में थी। तो फौज में रहते हुए, एक डिसिप्लिन सर्विस में रहते हुए ये करना, मैं ये अपना बड़प्पन नहीं कहना चाह रही हूँ, बट मुश्किल काम में होता है, क्योंकि आप एक ना टाइप हो जाते हो, आपको मार्क कर दिया जाता है कि ये तो एक ट्रबल मेकर है, इसका बस यही काम है कि बस लड़ते रहना। पर अंदर से मेरा ये था, इनेट जो बोलते हैं, कि अंदर से मेरा ये हरदम ये हो रहा था कि मुझे ये क्यों, मैं जब मैं काम कर रही हूँ, जब मैं पूरी लगन से काम कर रही हूँ, तो ऐसा क्यों है कि मेरे को डिस्क्रिमिनेट किया जाए। कई बार ऑनेस्टली देखते थे कि जो मेल ऑफिसर्स होते थे वो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता है उनका रिटायरमेंट एज 58 ईयर्स तक का है, उनको अभी कुछ नहीं हो सकता। पर आपको हर वक्त अपने लिए प्रूव करना पड़ रहा था। पर वही होता है कि जो होता है ना, कई बार एक लीडर और फॉलोअर में शायद यही फर्क होता है कि कई लोग होते हैं जो बदलाव लाने के लिए संघर्ष करते हैं, और उनके संघर्ष से बाकी लोगों का फायदा होता है। बिल्कुल। तो अब इस पूरे संघर्ष की आपकी कहानी में हमें ये बताएं कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना जो आपसे किनारा कर चुके होंगे, या जो शायद आपको डिमोटिवेट भी करते होंगे कि अरे आप क्यों ये सब में कर रही हैं। कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे ना जो आपकी सराहना करते होंगे और आपके साथ इस सफ़र में जुड़े होंगे। कुछ बताइए उन लोगों के बारे में। बहुत पर्टिनेंट सवाल ये है कि आप मानेंगे नहीं कि जब मैं केस कर रही थी तो मैंने इतनी महिलाओं को फोन किया। मैंने बोला कि आप सब मेरे साथ आके जुड़ो और इस केस में मेरा साथ दो, जिससे कि वो हो जाएगा। तो सिर्फ एक महिला मेरे साथ आई थी, उसका नाम मैं लेना चाहूंगी, स्क्वाड्रन लीडर रुखसाना। उन्होंने मेरे साथ पिटिशन फाइल की। बाकी उन्होंने सब ने यही सोच के कि वो फौज में और भर है अभी, पता नहीं फौज उनको कैसे ट्रीट करेगी, सबने ये, और उनको, लोगों को ये उम्मीद ही नहीं थी कि शायद हम जीत जाएंगे। तो लोगों ने सोचा कि वक्त और पैसा क्यों जाया किया जाए। तो किसी ने वो आके वो लड़ाई ही नहीं लड़ी। पर जो आपका बात कहना है कि लोगों ने सराहा, तो इस संघर्ष में मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा पर्सनली आई फील कि जो मेल ऑफिसर्स हैं, मेरे सुपीरियर्स हैं, और मेरे सुपीरियर, क्योंकि मैं फर्स्ट बैच की थी तो मेरे से सारे सीनियर्स वो जो थे वो ऑल मेल ऑफिसर्स ही थे। तो उनसे मुझे इतना सपोर्ट मिला। मेरे जो अप्रेजल रिपोर्ट्स होती थी, जो एनुअल रिपोर्ट होती थी, उसमें भी उन्होंने लिखा था कि मैं एक एसेट हूँ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अनुपमा के मेरे कार्य से सब इतने खुश थे, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। तो कई बहुत लोग ऐसे थे जो जिन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छा लिखा। उस वजह से वो भी एक रीजन है कि जब वो कोर्ट में मैंने पेश किया कि जब मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो मुझे क्यों नहीं रखा जा रहा। तो वो भी एक डॉक्यूमेंट मैं कह सकती हूँ कि जिसने मुझे केस जिताया, और उसमें बहुत सपोर्ट थी। मेरे सुपीरियर्स तो जहां जहां मैं रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बहुत सपोर्ट मिली। मेरे खुद के हस्बैंड, मेरे को कई बार मैंने उनसे भी बात की कि हो सकता है कि आपके करियर में फर्क पड़े, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लड़ रहे हैं। उस वक्त अभी तो बहुत लोगों को अवेयरनेस हो गई हो। मेरे को केस 2010 में मैंने जीता था, और उसी बात को 13 साल हो चुके हैं। उस वक्त पे तो लोगों को पता ही नहीं होता था, और न्यू मीडिया नहीं था। मैं मीडिया पे जा नहीं सकती थी बिकॉज आई वाज सर्विंग इन द एयरफोर्स, तो मैं मीडिया को भी नहीं इन्वॉल्व कर सकती थी। तो ये इंटरनल बैटल एक अजीब सी घुटन होती थी। पर थे कई लोग जो पुल करते थे कि कहाँ लड़ रहे हो। और टू बी ऑनेस्ट बहुत लोग ऐसे भी मिले मुझे जिन्होंने मुझे बहुत सराहा।
आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी आपके करंट रोल के बारे में, किस तरह से महिलाओं को प्रेरित करने का आपने ये जो बेड़ा उठाया हुआ है, इससे अभी भी आप बरकरार रख रही हैं? तो मैंने फौज छोड़ने के बाद एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम किया, जो हम पहाड़ में जो सुदृढ़ इलाकों में जाके हमने महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे कहते हैं कि उनको ये कि किस तरह से अपनी सेविंग्स कर सकते हैं, किस तरह से पैसा यूज कर सकते हैं। उत्तराखंड में के पहाड़ों में तो बैंकिंग सर्विसेज की कमी है इस वक्त। लोग को एक बैंक को एक्सेस करने के लिए बहुत लंबा चलना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाके मैंने ये किया, बहुत सारी महिलाओं से मिली। मैंने कम से कम 60-70 गाँव में जाके कैंप लगाए और ये कंपनी चल रही है। पर इस वक्त मैं जो हूँ अभी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई हूँ, जो स्कूल्स खोल रहे हैं, तो उसमें मैं डायरेक्टर ऑफ पर्सनल हूँ। अनुपमा जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सच में वाकई में आपके साथ में बैठी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, और जिस तरह से आपने प्रेरणा दी है, मुझे उम्मीद करती हूँ मैं कि आप अपने आने वाले वक्त में इसी तरह जैसे आप करती भी आई हैं तमाम महिलाओं को प्रेरणा दें, और जिस जज्बे को मैं देख रही हूँ आपके अंदर है, जो चमक आपकी आंखों में है, वो हर भारतीय नारी की आंखों में भी हमें दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आज। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद मैम। तो आपने देखा कैसे अलग अलग क्षेत्र में महिलाएं अपने योगदान से देश को तरक्की की राह में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। चलिए, इसी के साथ हमारी इस बेहद खास पेशकश देश की कामयाब बेटी में आज के लिए इतना ही, और हमारी पूरी टीम की तरफ से देश की तमाम महिलाओं को महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।